हम पार्ट 2 को अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेजर ऑफ वेरिएशन या डिस्पर्जन। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपको याद हो तो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि वेरिएशन या जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, इसको स्टैंडर्ड डिविएशन, डिविएशन का मतलब क्या है? डिविएशन का मतलब यह है कि आपने जो हकीकी वैल्यू होती है उससे जो दूसरी वैल्यू हमने निकाली है तो वो दूसरी वैल्यू कितनी डिविएट हुई है, वो कितनी चेंज आई हुई है, तो इसको हम डिविएशन कहते हैं या डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेजर ऑफ वेरिएशन या डिस्पर्जन से क्या मुराद है? कहते हैं कि नोइंग द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ डेटा सेट इज़ हेल्पफुल। जब हमें डेटा सेट की जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसका पता हो, सेंट्रल टेंडेंसी से मुराद मीन हो गई, मीडियन हो गई, मूड हो गई, ये तीन बेसिक पैरामीटर है सेंट्रल टेंडेंसी का। ठीक है, इसका हमें पता हो तो ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है, बट इट इज़ नॉट इनफ, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी नहीं होती। फॉर एग्जांपल टू डेटा सेट हमारे साथ मौजूद है, हैव द सेम मीन, इसकी जो मीन है वो हमारे साथ सेम है, एवरेज हमारे साथ सेम है। मिसाल के तौर पर ये देखिए 5 6 8 10 12 14 15, इसी तरह से 1 4 1 4 8 10 12 16 19, अगर इन दोनों की मीन को हम निकाले, ठीक है, तो वो हमारे साथ दोनों की मीन हमारे साथ क्या आएगी? 10 आएगी दोनों की मीन। इसी तरह से अगर हम इसकी मीडियन भी निकाले तो मीडियन भी हमारे पास दोनों का क्या आएगा? सेम ही आएगा। मीडियन से क्या मुराद है? मीडियन से मुराद सबसे दरमियान वाला जो नंबर है। तो अब अगर इसमें देखिए 5 6 8, फिर आता है आपके पास क्या? 10 12, इसी तरह से 12 14 15, 12 14 15, तो तीन इस जगह दरमियान में आपके पास 10 आ गया, तो मीडियन भी आपके पास 10 आ गए। इसी तरह से 1 4 8, ये थ्री वैल्यूज एक साइड पर हो गए, 12 16 19 थ्री वैल्यू एक साइड पर हो गए, दरमियान में आपके पास 10 आ गया, तो इसकी भी मीडियन आपके पास 10 आ गई। ठीक है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि अगर आप इस लेफ़्ट साइड वाली वैल्यूज़ को देखें, डेटा सेट को देखें, तो इसमें हमारे साथ बड़े बड़े वैल्यूज़ नहीं आए, बड़े बड़े नंबर जो है इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं हुए हैं। ठीक है, तो 5 6 8 10 12 14 15, ठीक है, मतलब ये हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा 15 तक इसकी रेंज गई हुई है। अगर हम यहाँ पर देखें 1 हो गया, 4, फिर 8 10 12 16 19, ये 19 तक पहुंची है। तो मतलब यह है कि ये लेफ़्ट साइड वाली जो वैल्यूज़ हमारे साथ है, जिसमें कम तादाद में जो हिस्से है वो आए हुए हैं, ये थोड़ी सी फैलेगी। ठीक है, इसकी जो फैलाव है वो थोड़ी सी होगी, लेकिन जो ज़्यादा नंबर जिसमें आए हुए हैं, ठीक है, जो ज़्यादा डेटा सेट हमारे साथ आए हैं, लाइक 10 हो गया, 12 16 19, तो इसका मतलब यह है कि इसकी जो डिस्पर्जन है वो भी फिर क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। तो इसमें हमारे साथ बहुत ज़्यादा क्या होता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है डेटा पर। ठीक है, जब इसके हम फिर मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है इससे। द डिफरेंस हाउ एवर इज़ दैट द सेकेंड डेटा सेट हैज़ मोर स्प्रेड। मोर स्प्रेड से मुराद ये है कि इसकी जो फैलाव है वो ज़्यादा हुई है। जो फर्स्ट डेटा है इसमें मैक्सिमम नंबर हमारे साथ 15 तक आया है, लेकिन जो सेकंड डेटा सेट है इसमें मैक्सिमम नंबर हमारे साथ 19 तक आया है। मतलब ये ज़्यादा हमारे साथ क्या है? डिस्पर्स हुई है। ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ पर हमारे साथ इसमें आता है। तो अगर अब मज़ीद हम आगे देख कहते हैं मेजर ऑफ वेरिएशन या डिस्पर्जन में हम क्या करते हैं? मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी डिस्क्राइब द स्प्रेड एंड डिस्पर्जन ऑफ डेटा सेट। मतलब यह है कि हमारे साथ डेटा में जो डिफरेंसेस आती है, तो इसके ज़रिए हम मालूम करते हैं कि कौन सा डेटा सेट जो है ये हमारे साथ ज़्यादा फैला हुआ है, ज़्यादा डिस्पर्स हुआ है। ठीक है, और डिस्पर्जन का हमें कैसे पता चलेगा? डिस्पर्जन का हमें ऐसे पता चलेगा जब हम नॉर्मल कर्व और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बनाएंगे, डायग्राम, तो फिर हमारे साथ फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में, ज़्यादातर फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में हमारे साथ क्या आता है? डेटा आता है। थर्ड स्टैंडर्ड तक डेटा जो है वो नहीं पहुंचता। ठीक है, तो इससे फिर हमें पता चलता है कि ज़्यादातर डेटा जो है कहाँ पर आया हुआ है और कहाँ पर जो है ज़्यादा डेटा नहीं आया हुआ।
तो मेजर ऑफ वेरिएशन या डिस्पर्जन के ज़रिए हमें डेटा के बारे में पता चलता है कि इसकी स्प्रेडिंग कितनी हुई है। इसके अलावा इट डिस्क्राइब हाउ मच द डेटा आर डिस्पर्स अबाउट द मीन, मीन के आसपास कितना डेटा जो है वो मौजूद है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास क्या है, दरमियान में आपके पास मीन आता है। मीन के राइट साइड पर कितनी वैल्यूज़ आए हैं, मीन के लेफ़्ट साइड पर कितने वैल्यूज़ आए हैं, तो इसके बारे में भी हमें बताती है। इसके अलावा टाइप ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इसके अलावा हमें डिस्पर्जन के टाइप्स के बारे में बताती है कि ज़्यादा वैल्यू हमारे साथ पॉजिटिव साइड पर आई है या नेगेटिव साइड पर आई है। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अच्छा जी, इसके जो टाइप्स है, इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है और दूसरे नंबर पर रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या है और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या है, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। सो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन की अगर हम बात करें, एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज वन डेट that measure the dispersion in term of the same unit or in the spheres of unit as the unit of the data। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन से मुराद ये है, मिसाल के तौर पर आपको डेटा दिया गया है और उसमें आपके साथ जो है यूनिट्स भी दिए गए हैं। ठीक है, तो जब आप उसको कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो वैल्यूज़ आते हैं, तो उस वैल्यूज़ के अगर यूनिट वही यूनिट रहे, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको डेटा दिया गया है कि आपके पास जो एवरेज वेट है वो क्या है, वो 65 के जी है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो है नंबर ऑफ डिस्टेंस या जो आपके डिस्टेंस दिया गया है वो क्या है, 15 किलोमीटर है या मीटर है। तो ये किलोमीटर, मीटर या जो केजी है, ये आपके पास क्या है, डेटा के यूनिट्स है। ठीक है, तो जब आप कैलकुलेशन कर लेते हैं और कैलकुलेशन के बाद भी यही डेटा सेम रहे, ठीक है, इसमें किसी किस्म की चेंजेस ना आई हो, तो इसको हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहेंगे। मिसाल के तौर पर इफ़ द यूनिट ऑफ द डेटा आर रुपीज़, मीटर, किलोमीटर एक्सेट्रा, द यूनिट ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन विल बी रुपीज़, मीटर, किलोमीटर। सही है कि अगर आपको डेटा जो है यूनिट्स के साथ दिया गया हो, तो फिर जब आप उसकी मेजरमेंट करेंगे और उसका डिस्पर्जन निकालेंगे, तो वो भी फिर आप इसी यूनिट के ज़रिए ही क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे साथ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहलाएगी। इसके अलावा जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, इसमें आपके पास रेंज आ जाता है। रेंज आपको पता है कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम, सिमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डिवीएशन आ जाती है, इसको भी डिस्कस करेंगे। मीन डिवीएशन, एवरेज, मीन डिवीएशन या एवरेज डिवीएशन आप कह सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास एवरेज में या जो मीन वैल्यू है उसमें कितना फ़र्क आया हुआ है। ठीक है, इसको हम मीन डिवीएशन कहते हैं। वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिवीएशन, ठीक है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीएशन ये भी हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन में इसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो कि हमारे साथ दूसरा टाइप है डिस्पर्जन का, तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या है, ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अपोजिट होता है। अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन या कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन इज वन दैट इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रेशो या परसेंटेज। ये आपके पास वो डिस्पर्जन होती है जिसको हम या तो रेशो के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं या परसेंटेज के फॉर्म में इसको हम प्रेजेंट करते हैं, और इसमें हमें यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें हम यूनिट पर डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहेंगे। और सिंपल रेशो सर और यही जी जी इसको यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं और इसको रेशियो और प्रोपोर्शन परसेंटेज में रिप्रेजेंट हाँ करते हैं। जी, और इसमें हम यूनिट वगैरह यूज़ नहीं करते, तो इसको हम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहेंगे। सही है, जी सर। ठीक है। सिंपल रेशियो और परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, दीज में, तो इसमें हमारे साथ क्या है, इसमें हमारे साथ जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी तो वो रेशो या परसेंटेज के फॉर्म में आएंगी। दीज मेजर्स आर फ्री ऑफ यूनिट्स, वही बात है कि इसमें हम यूनिट्स का इस्तेमाल नहीं करते, यूनिट्स पर हम डिपेंड नहीं करते। इफ़ द ओरिजिनल डेटा इज़ in dollar or kilometer, we do not use units, we relative measure of, we do not use these units with relative measure of dispersion।
तो इसमें फिर हम इसी सेम यूनिट्स को यूज़ नहीं करते, बल्कि हम रेशो या परसेंटेज में डेटा को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो ये आपकी रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहलाएगी। एमसीक्यूज़ के हवाले से ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आप लोग याद कर लीजिए, थोड़ा सा इसको अपने जहन में जो है इसको बिठा लीजिएगा, ठीक है। सो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज आता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ सेमी इनक्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल रेंज आता है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन या एवरेज डिविएशन आती है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन या कोफिशिएंट ऑफ एवरेज डिविएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब इसमें वही रेंज इन सेमी इनक्वार्टाइल या स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ सिर्फ कोफिशिएंट जो है इसका इजाफा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको याद कर लीजिए। रेंज का तो वही मैंने आपको बताया है कि मैक्सिमम को जब मैक्सिमम से जब आप मिनिमम को माइनस करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, कहेंगे, इसको हम रेंज कहेंगे। डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इन द सेट ऑफ डेटा, ठीक है। आपके पास सेट ऑफ डेटा है, तो उसका जो लार्जेस्ट वैल्यू है उससे आप स्मॉलेस्ट को माइनस करें, तो इससे आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, सही है। रेंज का जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसकी जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज में हमने बात की थी कि रेंज जो है इसको हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। इसकी कैलकुलेशन आसान होती है, लेकिन इसकी अहमियत हमारे साथ स्टेटिस्टिक्स में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमें सिर्फ डेटा के जो हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, और इस हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट के दरमियान में जो बाकी डेटा आता है वो सारा स्किप हो जाता है। तो इस वजह से इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है स्टेटिस्टिक्स में, ठीक है। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? Its relative measure of dispersion is known as coefficient of dispersion या coefficient of range। इसकी जो relative measure of dispersion है उसको हम क्या कहते हैं, coefficient of dispersion या coefficient of range कहते हैं, जिसका जो फार्मूला है ये आपको नीचे दिया गया है कि maximum माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम, ठीक है। तो ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला है। डिसएडवांटेजेस का क्या है, दिस रेंज इज क्विकली टू कंप्यूट बट फेल टू बी वेरी यूजफुल सेंस इट कंसीडर ओनली द एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू से मुराद जो हाईएस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उसको हम एक्सट्रीम वैल्यूज कहते हैं, ठीक है। तो इसको सिर्फ हम कंसीडर करते हैं और दरमियान में जितने वैल्यूज़ आते हैं वो सारे स्किप हो जाते हैं, तो इस वजह से इसकी इतनी अहमियत नहीं है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, इसमें आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू 48 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 35 है। सो बाकी इसके दरमियान में जो वैल्यूज़ है वो सारे स्किप हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसकी इतनी अहमियत नहीं है। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन या कोफिशिएंट ऑफ रेंज को अगर आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो इसका फार्मूला ये है कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम। तो 48 माइनस 35 आप करेंगे 39 आएगी, 48 प्लस 35 करेंगे आपके पास 83 आएगा। और इसी तरह से 13 डिवाइड बाय 83 को जब आप करेंगे तो आपके पास रेंज आ जाएगी 0.2। तो ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन या कोफिशिएंट ऑफ रेंज वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में। तो ये आपके पार्ट 2 भी आ गया। इसका समझ आ गई आपको क्या नहीं? सर मुझे डिस्पर्जन की डेफिनेशन अगर कोई स्पेसिफिक है तो प्लीज वो बता दें। डिस्पर्जन की डिफिनीशन यही है कि आपके पास एक वैल्यू कितनी डिस्पर्स हुई है, एक डेटा सेट जो है वो कितना फैला हुआ है। मतलब आपके पास एक डेटा है जिसकी रेंज जो है 10 तक है, 1 से शुरू हुई है 10 तक, ठीक है। तो इस ये कितनी डिस्पर्स हुई है, ये 10 तक डिस्पर्स हुई है, 10 तक ये फैली हुई है। एक दूसरा डेटा सेट है जिसकी रेंज जो है 1 से लेकर 30 तक है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो फैलाव है वो 30 तक हुई है, इसमें आपके पास ज़्यादा नंबर्स आएंगे, तो इसको हम कहते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब आप लोगों ने सिर्फ जो है अंडरस्टैंड करना है, बाकी सर इसकी चीज। एमसीक्यूज में कभी इस तरह हुआ कि इसकी डेफिनेशन आई हो डिस्पर्जन की?
डिस्पर्जन की डिफिनीशन ये है ना, देखिए, मेजर द वेरिएबिलिटी ऑफ डिस्क्राइब द स्प्रेड एंड डिस्पर्जन ऑफ सेट ऑफ डेटा। मतलब यह है कि आपके पास एक डेटा सेट दिया गया है, तो उस डेटा सेट में आपके पास कितने डिजिट जो है वो मेंशन है, ठीक है, छोटे डिजिट्स मेंशन है या बड़े डिजिट मेंशन है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में एक सेट बताया, इसमें फर्स्ट सेट में अगर आप देखें, ठीक है, इसमें आपके पास 15 तक डेटा है, लेकिन छोटे छोटे डिजिट यूज हुए हैं। लेकिन अगर आप इस दूसरे डेटा सेट में देखिए, इसमें 19 तक आपके पास नंबर जो है वो यूज हुए हैं। तो मतलब ये है कि ये ज़्यादा फैला हुआ है बनस्बत इस पहले वाले डेटा सेट के। सही है। ठीक है सर। ओके। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। कल वाले क्लास में इसका सेक्शन सी भी देखेंगे, सॉरी, पार्ट सी भी देखेंगे, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा का हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है। ठीक है सर। ओके ओके सर। जी। सही सर है। आपका आज रिजल्ट आया? किसका? आपका? नहीं नहीं, मेरा तो रिज़ल्ट नहीं आया है। सर ग्रुप में बात हो रही थी ना कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, तो मुझे उसकी कंफ्यूजन हो रही थी, मैंने कहा पूछ लेंगे। नहीं नहीं, वो तो पहले आई हुई थी, मतलब बस हमारा इंटर्नशिप जो है वो अल्लाह के फजल से ख़त्म होने वाला है ना, और इसके साथ साथ डिग्री भी ले ली है, तो बस इस वजह से मैं कह रहा था कि अब हकीकत में हम ग्रेजुएटेड हो गए। हाँ सर जी। पीएनसी कार्ड अभी इसके बाद बनेगा, इंटर्नशिप के बाद? पीएनसी अभी जो जैसे है कंप्लीट हुई है। इंशाल्लाह, पीएनसी हम जब अब पूरा जॉब स्टार्ट करेंगे, मतलब जॉब ऑन जॉब हो जाएंगे, तो उसके दौरान फिर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे पीएनसी के लिए। तो पीएनसी नहीं के सर। लिए। जी जी। सर अगर वो आप लोगों को डिप्लोमा डिग्री जो भी मतलब होता है वो आपको दे देंगे ना, मतलब हम्म। आपकी कंप्लीट होने के बाद, हाँ। तो उसके फौरन बाद पीएनसी आप बनवाएंगे, पीएनसी के बाद जॉब मिलती है? ऐसे तो जॉब ही नहीं मिलती। नहीं नहीं, इस तरह से नहीं है, देखिए, आपको सर ऐसे ही बीएसएन, है। बीएसएन की डिग्री मिल गई है अच्छा। ना, बीएसएन की डिग्री हाँ मिल जी गई है। सर, उसको हाँ जी। और साथ में इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लगा के आप पीएनसी के लिए अप्लाई करेंगे, फिर पीएनसी आएगा तो, क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल में पीएनसी कार्ड के बगैर तो रखते ही नहीं है। हमें तो ये बताया गया था कि आप लोग जो है डिग्री के बेस पर जॉब करेंगे, और उसी दौरान आप उसके लिए अप्लाई करेंगे, और मेरे ख्याल में टेस्ट भी देना होता है पीएनसी के लिए। नहीं सर ऐसे नहीं है। अच्छा। सर आप कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास भी इंटर्नशिप वाले हैं ना, हम्म। तो उन्होंने इंटर्नशिप कंप्लीट की है तो पीएनसी के लिए अप्लाई किया, और पीएनसी जब उनका आ गया तो फिर उनको इंटर्नशिप इंटर्नी से हम लोगों ने परमानेंट किया। अच्छा जी। तो क्योंकि इस्लामाबाद में किसी भी हॉस्पिटल में आपको पीएनसी के बगैर जॉब नहीं मिलती है, अच्छा। पीएनसी कार्ड होना मस्ट है। सही है सही है, मैं ये भी कंफर्म कर लूँगा, लेकिन हमें तो ये बताया गया था कि आप लोग जो है डिग्री के बेस पर 1 ईयर एक्सपीरियंस करेंगे, और फिर पीएनसी के लिए अप्लाई करेंगे और टेस्ट देंगे, हमें ये बताया गया था। नहीं नहीं सर ऐसे नहीं, आप लोगों का इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया, मतलब आप लोगों ने जितना सीखना था उधर से सीख लिया, अब आप डायरेक्ट जॉब पे जाएंगे। वो अच्छा। आपको देंगे कि मैंने इधर से इंटर्नशिप किया, सर्टिफिकेट देंगे आपको हाँ, वो कि तो इधर से आपने देंगे ना, किया है। वो तो देंगे ना, तो उसी बेस पर हम हमें कह रहे थे कि यहाँ पर आप जॉब करेंगे, फिर आप पीएनसी के लिए नहीं अप्लाई करेंगे। नहीं सर ऐसे नहीं। अच्छा जी। तो आप कंफर्म कर और वो लीजिएगा please। एक बात आपसे करनी थी, वो कॉलेजेस वालों का क्या इशू चल रहा है केएमयू के हवाले से? वो असल में वो बात ऐसी थी कि लोगों ने जो है अपने आप से वो बातें शुरू की थी। कल ही मैं एक देख रहा था कॉन्फ्रेंस, जिसमें कॉलेजेस के जो मेंबर्स हैं उन्होंने शिरकत की थी। तो असल में बात यह है कि कॉलेजेस, किसी भी कॉलेज को जो है उसको बैन नहीं किया गया है, उनको जो है सिर्फ कुछ रिक्वायरमेंट्स उनकी रहती थी, तो उस रिक्वायरमेंट के बेस पर उनको जो है कहा